Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 23 अगस्त 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट वीडियो आज का होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हमने सभी सोर्सेज को इंक्लूड कर दिया है। देखो होता यह है कि हमारे इन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं। उनको स्टैटिक से लिंक करना, जीके के साथ में लिंक करना, वो सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा था। लेकिन एक लिमिटेशन यहाँ पे थी कि केवल हम एक सोर्स को कवर कर रहे थे। अभी तक आपने देखा होगा केवल द हिंदू न्यूज़पेपर यहाँ पे वो पब्लिश हो रहा था, उसको हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे, उसके जो भी आर्टिकल्स थे, एडिटोरियल थे, वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड कर दी गई है कि एक ही जगह पर आपको द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि तमाम जो वीडियोस अपलोड होते हैं अलग अलग सेपरेट वीडियोस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस को कवर कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल हैं, उनको करंट अफेयर्स के जितने भी इश्यूज़ को जीएस के साथ में लिंक करके समझिए। और केवल कहानी यहाँ तक नहीं रुकेगी, इन दोनों का कंप्लीट कवरेज होने के बाद में दोस्तों डाउन टू अर्थ के ऊपर भी स्पेशल फोकस रखा गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डाउन टू अर्थ के एनवायरमेंट के बहुत सारे होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अब की बार 2023 के प्रीलिम्स में भी हमने देखा। फिर उसके अलावा दोस्तों पीआईबी में डायरेक्टली गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा पब्लिश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इन सब मंत्रालयों से डायरेक्ट डेटा आता है। तो आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन के टॉपिक बहुत रेलिवेंट होते हैं। तो पीआईबी के भी रेलिवेंट टॉपिक्स को उसमें कवर किया गया है। उसके अलावा जितने और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी सोर्स में प्रेजेंट है दोस्तों तो वो निकाल कर यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ये चीज़ आपको आज के सेशन में पता चलने वाली है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको एक ही जगह पर इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलता है तो क्यों ना उठाया जाए। उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने प्रिपरेशन के दौरान जो मैं प्रॉब्लम फेस करता था बेसिकली उन चीज़ों को। होता यह है कि जब हम केवल एक सोर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, देखो बोला जाता है और ये सही बात भी है कि हाँ एक सोर्स को फॉलो करो, ज़्यादा अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई मत करो। तो केवल द हिंदू अगर आप फॉलो करते हैं या केवल इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो करते हैं, फिर एट द लास्ट यहाँ पे आपको उसमें कुछ और चीज़ें ऐड अप करनी होगी। क्योंकि यूपीएससी में ऐसा नहीं केवल न्यूज़पेपर ही कवर करना है, सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। सिलेबस में लिखा है करंट अफेयर्स, उसमें आपके नेशनल, इंटरनेशनल या जितने भी इंपॉर्टेंट छोटी न्यूज़, बड़ी न्यूज़ जितनी भी है वो सब चीज़ कवर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो हेडिंग दे दी गई है। लेकिन एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है तो उसी ट्रेंड के बेसिस पे हम चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ फॉलो करके दोस्तों एट दी लास्ट आप मंथली मैगजीन उठाएंगे तो पता है द हिंदू से केवल 25% या 30% जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर 70% और चीज़ें बची। फिर आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार पूरे महीने मैंने इतना टाइम दिया, 2-2, 3-3 घंटे दिए, नोट्स बनाए, उसके बाद भी मंथली मैगजीन में मुझे इतनी सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसको कवर करना पड़ रहा है फिर दोबारा से। फिर ऐसे ही दोस्तों ये बार बार चलता रहेगा, है ना। ये प्रॉब्लम आई होप आप लोगों ने भी फेस की होगी अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो वो वाली प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे आपकी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि एक ही जगह पे हर एक पॉसिबल चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि आप डेली बेसिस पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो देखो देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। जहाँ मुझे पहले 2 घंटे लग रहे थे कंटेंट तैयार करने में, आज मुझे यहाँ पर 6 से 7 घंटा लग रहा है कंटेंट तैयार करने में। फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग अलग, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को एफर्ट लग रहा है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट और मारना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर वीडियो नॉर्मली वैसे 1 घंटे का तो होता ही था ना, तो यहाँ पे 30 मिनट्स 40 मिनट्स और एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा केवल 30 मिनट्स ही एक्सटेंड हो। अगर यहाँ पे और एक्सटेंड हो जाता है तो उसके लिए मतलब इतना टाइम इशू दोस्तों होना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इतना ही टाइम हमें वेस्ट करना हो तो रील्स पे स्क्रॉल करते करते पता नहीं चलता और इतना टाइम या इतने घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो उसकी जगह यहाँ पर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और दूसरी बात, ये जो टाइम आप दोगे ये बेसिकली आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात, आपके अंदर वैल्यू एडिशन हो रहा होगा, है ना। वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
और फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेपरेटली हर एक चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डेली बेसिस का ये कंपाइलेशन आपके सामने आया करेगा। हाँ, दिक्कत देखो पता है, यह है कि चैनल पर वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है। अब जैसे मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका हूँ तो अभी भी यहाँ पर 8:50 हो रहे हैं, तो टाइम लग रहा है यार। मतलब बहुत समय से मैं यहाँ पर बहुत देर से, घंटों से ये कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद समय लगता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में 8 बजे तक आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए विद प्रॉपर कंपाइलेशन इन सब सोर्सेज के साथ में। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम और मुझे मैनेज करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, करेंगे जल्दी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो आज का जो सेशन है वो देखना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी ऐड की हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेशली फैक्ट्स बहुत रेलिवेंट होते हैं। उसके अलावा मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपका एनालिसिस बेसिस आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, फिर मैप की न्यूज़ मिलेगी। हर एक पॉसिबल चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें, चैनल में या वीडियो में शुरुआत से पहले ही। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कुवैत को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों मलेशिया के बारे में। अभी आपको पता है भारत और मलेशिया काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थे मीटिंग्स की वजह से। तो मलेशिया के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि मलेशिया जो है ये तीसरा सबसे बड़ी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी को होस्ट करता है, PIO जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं। तो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मलेशिया में है। क्या ये सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया जो है मलेशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है व्यापार में। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि मलेशिया जो है आज के समय पर आसियान जो ग्रुप है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एंड ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन दोनों ग्रुप्स का हिस्सा है, मेंबर है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी 1 एंड 3 ओनली। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर के डिस्कशन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल में देखा है, भारतीय सेना का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमाल देखने को मिला। 15,000 फीट की ऊंचाई से दुनिया का जो पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जो पिछले साल लॉन्च किया गया था, हमने डिस्कशन भी किया था, तो उतनी ऊंचाई से दोस्तों इस हॉस्पिटल को ड्रॉप किया है, गिराया गया है। मान लीजिए कहीं पर भी कंडीशंस बेकार होती हैं तो उस दौरान कैसे यहाँ पर उन लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा, मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये तैयारी चल रही है। इसको लेकर ढेरों न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर में। जैसे एक आर्टिकल आप देख पाओगे, ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आर्मी डेयरिंग पैराड्रॉप ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल एट 50,000 फीट। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे 15,000 फीट की ऊंचाई से यहाँ पर गिराया गया है। और जो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ध्यान रखिएगा, पोर्टेबल मतलब इधर से उधर ले जा सकते हैं। इस हॉस्पिटल को इस तरीके से रेडी किया गया है और इस हॉस्पिटल को नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब तुरंत आप रेडी भी कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर ये एयर ड्रॉप किया गया है, ऊपर से यहाँ पर ये हॉस्पिटल को गिराया गया है। मान लीजिए कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी एरिया में, तो इस तरीके से हम इसको कहीं पर भी उतार सकते हैं। फिर उसके बाद ये फोटो आपने देखा होगा जहाँ पे फिर नीचे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इसको ओपन कर रहे हैं। ये ऐसा दिखता है हॉस्पिटल, इस वजह से इसको आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का नाम दिया है, ठीक है। ऐसे आपको ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स और भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए ये आप देख पाओगे गिराने से पहले का है। फिर उसके बाद में जब ये गिरा दिया गया तो नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैराशूट में बंद हुआ है, धीरे धीरे करके यहाँ पर ये हॉस्पिटल उतर रहा है नीचे, ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे जो फैक्ट्स हैं दोस्तों वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, बार बार फेस्टिवल निकल रहा है, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है ये क्या है या इसका नाम क्या है?
तो नीचे कमेंट सेक्शन में नाम दे दिए जाएंगे, तो नाम मैंने आपको बता दिया है। फिर एक क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी ना इतने आसान सवाल पूछता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस हॉस्पिटल को डिज़ाइन किसने किया है। देखो, इसको इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया गया है, हमने खुद से बनाया है, और ये काम किया गया है एक प्रोजेक्ट है उसके अंडर में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म की फुल फॉर्म है वो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। अब बात यहाँ पर यह भी है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्यूब है जिसका फोटो आप बगल में देख भी पा रहे होंगे, इसके अंदर में सभी मेडिकल इक्विपमेंट जिसकी ज़रूरत होती है वो इसमें रखा गया है, प्लस मिनी आईसीयू भी है, ऑपरेशन थिएटर, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर, पावर जनरेटर, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट, उसके अलावा एक्सरे मशीन, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें। आप इमेजिन करो इस छोटे से पोर्शन में ये हर एक चीज़ें हैं। थोड़ी मिनटों के अंदर अंदर यहाँ पर एक हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट रेडी किया गया है। अब इसके डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आरोग्य मैत्री क्यूब केज के अंदर में 3 फ्रेम होते हैं, जिसमें से यहाँ पे 12 मिनी क्यूब्स होते हैं। मैं आपको अगर ये वाला फोटो दिखाऊं तो इससे आप समझ जाओगे। ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल का एक पोर्शन है। जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे 1, 2 और 3 फ्रेम है ना, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। एक फ्रेम के अंदर आप देख पाओगे तो यहाँ पे 12 क्यूब्स ऐड करे गए, और 12, 12, 12 तीनों को मिला दें तो 36 यहाँ पर क्यूब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन 36 डब्बों के अंदर हर एक चीज़ रखी गई है जो स्पेशली यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो केज होता है, इसमें एक केज में 36 क्यूब हो सकते हैं। अगर हम 2 सेट ले लें तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे 72 क्यूब हो जाएंगे टोटल मिलाकर, यानी ऐसे पूरे कंप्लीट 2 सेट ले लें तो। और अगर ये जो 2 सेट ले जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये कहलाता है मास्टर क्यूब 2, और इसकी ताकत यह है कि 200 सर्वाइवर्स के लिए काम कर सकता है, 200 लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है। तो कहने का मतलब है 2 सेट 200 लोगों को, तो एक सेट बेसिकली 100 लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है। और पता है 48 घंटे तक लोगों को यहाँ पर ये सपोर्ट दिया जा सकता है, सर्वाइवल पीरियड उनका बढ़ाया जा सकता है अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं मतलब, आइए बताते हैं। तो ये जो मिनी क्यूब्स तैयार करे गए हैं दोस्तों, ये ड्यूरेबल है, वाटर प्रूफ है, कैसी भी कंडीशन हो स्टेबल रहेंगे। इनको डिज़ाइन किया गया है कि कुछ मिनटों में इसको रेडी कर दिया जाए, कुछ मिनटों में हमारा हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाए। ये क्यूब्स बहुत हल्के हैं, पोर्टेबल हैं, कहीं पर भी कैरी किए जा सकते हैं, एक सिंगल व्यक्ति के थ्रू, बैग के थ्रू, ट्रॉली की तरह खींचा जा सकता है, ब्रीफकेस की तरह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ड्रोन से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह है इसकी फैसिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो क्यूब है इसके अंदर यह भी ताकत है कि मान लो जितनी भी इंजरीज हैं, मान लो कोई बुलेट इंजरी किसी को हो गई है, किसी को बुलेट लग गई है या ब्लीडिंग हो रही है, तो 25 मेजर ब्लीड, मेजर बर्न्स, लगभग 10 हेड इंजरी, या कोई फ्रैक्चर हो चुका है हाथ पैर में, स्पाइनल इंजरी हो गई है, चेस्ट इंजरी है, स्पाइनल फ्रैक्चर है, ऐसे सभी केसेस को यहाँ पर एक साथ हैंडल कर सकता है ये क्यूब। इतने सभी इंजरीज को हैंडल किया जा सकता है। ये ताकत इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर में रखी गई है, ये सभी फैसिलिटीज इसमें हैं। टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस सिस्टम में AI और डेटा एनालिटिक्स का भी यूज़ किया गया है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल। आई होप आपको इसके बारे में हर एक बेसिक चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आप रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। काफ़ी चर्चाएं हुई थी, सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए। चलिए आगे आते हैं। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया, ऐसे दोस्तों अभी यहाँ पर 20 या 30 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उन सबको एक PDF में, एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। आपके सामने जो ये PDF है इसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा नहीं पाएंगे। इसमें 140-50 स्लाइड्स हैं, उनको कंपाइल कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे केवल 8 से 10 पेजों के अंदर। और ऐसा PDF आपको दिया जाता है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, जिसका प्रिंट आउट निकलवा पाएँ, अपने पास में रख पाएँ, रख के पढ़ सकें। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है ये पर्टिकुलर PDF इस पेड ग्रुप में। उसके अलावा ये जो पेड ग्रुप है दोस्तों, ये आपके करंट अफेयर्स को स्टोर करने के लिए बहुत ही सिक्योर है। यहाँ पे आप आराम से, क्योंकि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल करंट अफेयर्स तैयार करने हैं, तो आराम से यहाँ पर आपके पास में स्टोरेज मिलता है। आपको कोई सी एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है ना। तो मोबाइल फ़ोन में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा डेट वाइज पड़ा हुआ है सारा कंटेंट, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है ना, वो भी बहुत ही मिनिमम है। ऐसा नहीं है बहुत हाई चार्ज किया जा रहा है। जस्ट 49 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, 499 रुपये। वो भी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप।
ऐसा मैसेज कर दोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो दोस्तों आपके पास में डेमो वीडियो के लिंक का ऑप्शन भी है, आप आराम से चेक कर लीजिएगा कि मुझे इस ग्रुप में वाकई में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस वीडियो में समझाया गया है। अपने आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लेना, अगर संतुष्ट हो जाओ तो जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके पास में अवेलेबल है। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है और हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर्स का एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको हम जल्दी चाहते हैं अचीव हो सके, जिसको अचीव करने में आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प हमको चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये तो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ही लिया मैत्री क्यूब के बारे में। अब दोस्तों शुरू होती है पहले हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज़, छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो अलग अलग सोर्सेज से हैं, वो भी कवर करेंगे। बीच बीच में द हिंदू की आज के अखबार की जो न्यूज़ हैं वो भी आती रहेंगी, वो भी हाथों हाथ कवर करते हुए चलेंगे। फिर लास्ट में एडिटोरियल भी डिस्कस करने हैं। सबसे पहला शॉर्ट न्यूज़ यहाँ पे बात करता है भारत का एक जीआई टैग एग्रो प्रोडक्ट है, फिग का जूस। फिग क्या होता है? अंजीर, ठीक है। एक अंजीर बहुत चर्चाओं में है, उस अंजीर का नाम है पुरांदर अंजीर या पुरांदर फिग। तो इसका जो जूस है दोस्तों ये पहली बार एक्सपोर्ट किया जाएगा पोलैंड के अंदर में। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अंजीर होती है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस अंजीर के अंदर में बहुत हाई पल्प कंटेंट पाया जाता है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, तो उसका जूस यहाँ पे बिकता है। ये जूस हम पोलैंड में एक्सपोर्ट करेंगे जिस वजह से ये चर्चाओं में आ गया है। अब पता है कहोगे ये छोटी सी न्यूज़ है, नहीं छोटी न्यूज़ नहीं है। ये देखिए दोस्तों, जब हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इस अंजीर के बारे में हमको पता होना चाहिए जिसका नाम है पुरांदर फिग। पता है ये जीआई टैग अंजीर है, इसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है 2016 में। और आपको पता है सभी एग्जाम के अंदर में जीआई टैग को लेकर हर साल एक ना एक प्रश्न मिल जाता है। तो ये जो फिग है दोस्तों इसको कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है? कई सारे विलेजेस हैं, स्पेशली पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो पुरांदर तालुका है यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और इसी पुरांदर से नाम भी दिया गया है इसको पुरांदर फिग। कुछ इस तरीके की ये अंजीर नज़र आती है। महाराष्ट्र के अंदर में सबसे ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है। एक तरीके से बेल शेप की नज़र आती है, जैसे घंटी होती है ना, इस तरीके की बेल शेप की यहाँ पर ये नज़र आएगी। साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। उसके अलावा कलर देखेंगे तो थोड़ा सा बैगनी कलर का, वॉयलेट कलर का यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, है ना, जो कि इस वजह से बाकी सारे अंजीरों से इस अंजीर को ये अलग कर देता है, इसका स्पेशल कलर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है 2016 में। अब पोलैंड की बात कर रहे थे, पोलैंड में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों पोलैंड यहाँ पर है, यूरोप के अंदर एक देश। इसको जूम करके देखेंगे तो ये वो कंट्री है, इसकी कैपिटल है वॉर्सो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री भी पोलैंड की विजिट पर गए, इस वजह से पोलैंड और भी इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से पोलैंड के बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कई सारे देश हैं जो पोलैंड के साथ में अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, जिसमें बेलारूस है, रशिया है, लिथुवेनिया है, यूक्रेन है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है और एक बड़ी बाउंड्री इसकी बाल्टिक सी के साथ में भी लगती है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और है, क्योंकि इस आर्टिकल को, इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को डिटेल से एनालाइज करोगे ना, तो ये जो एक्सपोर्ट करने के लिए बोला गया है पोलैंड में इस जूस को, इसके लिए अप्रूवल किसने दिया है? अपीडा ने। अपीडा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल बॉडी है जो कभी कभी न्यूज़ में रहती है लेकिन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो अपीडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमारे एग्रीकल्चरल फूड के एक्सपोर्ट में सपोर्ट करती है। अपीडा रोल का, इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन यही है, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए पैसों का सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइंस वगैरह ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। अपीडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था अपीडा एक्ट 1985 के तहत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझा चुका हूँ, कुछ नियम कानून लेकर आना एक्सपोर्ट्स करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को रजिस्टर करना, पैकेजिंग को इंप्रूव करना, मार्केटिंग को बढ़ाना, क्वालिटी एश्योर करना, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ये सारे काम यहाँ पर अपीडा को होते हैं ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए खत्म हो गई न्यूज़, जरी सी थी लेकिन रेलिवेंट थी। शॉर्ट न्यूज़ 2, आज से 2 दिन पहले द हिंदू अखबार के अंदर भी ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, संडे वाले न्यूज़पेपर के अंदर में। एक टर्म चर्चा में है जिसका नाम है जू फार्मा कॉग्नोसी। तो यहाँ पर दोस्तों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म्स इन न्यूज़ करके यहाँ पर एक पोर्शन आता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे हमने यहाँ पर डिस्कशन किया भी था। ये जो टर्म है ये इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि हाल ही में सुमात्रा से यानी इंडोनेशिया से एक पर्टिकुलर केस निकल कर आया। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये है ओरेंगुटन। तो ओरेंगुटन के गाल पे एक घाव हुआ और पता है इस घाव को इसने खुद से ठीक कर लिया। इस वजह से इस आर्टिकल में सेल्फ मेडिकेटेड वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो घाव को खुद से इसने कैसे ठीक किया? एक पर्टिकुलर प्लांट को इस्तेमाल करके।
इसको पता है कि हाँ वो वाला जो प्लांट है, वो वाला पौधा जो है उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो जो पौधा है उसका नाम यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया है, फिब्रोरिया टिंक्टोरिया, या इसको हम अकर कुनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसको यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसको पीस के इसने लगाया जिससे यहाँ पर इसका घाव ठीक हो गया। ये वर्ड इस वजह से चर्चा में है। तो कहोगे इसका घाव ठीक हुआ, इसने खुद से ठीक कर लिया, तो इससे जू फार्माकोग्नोसी वर्ड का क्या लेना देना? तो दोस्तों इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेना देना है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है इसका मतलब यही होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो हमारे जंगली जानवर होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स को, ऐसे पेड़ पौधे जिसके अंदर में कोई प्रॉब्लम सही करने की क्षमता है, घाव सही करने की क्षमता है, एक दवा का काम करता है वो। तो बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ऐसे प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर बीमारियों को ठीक करने के लिए, अपने आप को पैरासाइट से बचाने के लिए। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे बोलते हैं जू फार्माकोग्नोसी। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए तो सोचेंगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये चर्चाओं में है। अब दोस्तों इसके कई सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि केवल ये ओरेंगुटन तक सीमित नहीं है, डॉग्स में भी होता है। देखो कुत्ते क्या करते हैं, कभी कभी घास को चबाते हैं और फिर उसके बाद उल्टी करते हैं, ताकि उनके पेट में जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन से वो बच सकें। तो ये भी यहाँ पर जू फार्माकोग्नोसी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। फिर बात आती है प्रेग्नेंट लेमुर की। प्रेग्नेंट लेमुर, ये बेसिकली ये लेमुर होती है, अगर ये प्रेग्नेंट है तो ये क्या करती है, तमरिंड या जो इमली के पत्ते होते हैं इसको कुतरना शुरू करती है, ताकि इनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। समझ गए? फिर उसके बाद तीसरा आता है प्रेग्नेंट एलिफेंट का एक केस, जहाँ पे प्रेग्नेंट एलिफेंट बहुत सारे जो एक प्लांट है जिसका नाम है बोरेगिनेकी, तो इस फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है, उसके पत्ते को ये खाते हैं ताकि डिलीवरी में सपोर्ट मिल सके। तो ये यहाँ पर ये टर्म है जो कि इन सब चीज़ों से लिंक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। शॉर्ट न्यूज़ हमारी 3, ये बेसिकली पीआईबी की है, आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, डिफेंस मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से सीधा आर्टिकल है। तो गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट डेटा है, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होता है, कोई चेंज हम कर नहीं सकते। तो हुआ यह है कि डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने निपुण म्यूनिशन, जो म्यूनिशन क्या होता है, हमारे युद्ध के अंदर जो सामग्री इस्तेमाल होती है, गोला बारूद जो भी है वो म्यूनिशन कहलाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर निपुण म्यूनिशन की जो अथॉरिटी है वो अभी थमा दी गई है DGQA को, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से आखिरकार मामला है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज़ तो हमने वैसे पढ़ लिया है अभी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो अथॉरिटी है इसको होल्ड करने की, इस बेसिकली निपुण म्यूनिशन को, तो ये अथॉरिटी दे दी गई है DGQA को। अब निपुण क्या है? निपुण बेसिकली एक सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन है, एक ऐसा, यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये है वो दोस्तों निपुण म्यूनिशन। तो हमारे युद्ध की एक सामग्री जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, जो अगेन DRDO की एक बॉडी है। तो इन्होंने इसकी पावर दे दी DGQA को। अब क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से DGQA क्या है, सवाल बन सकता है। फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। नाम से पता चल रहा है कि किसी ना किसी यहाँ पर ये क्वालिटी को लेकर काम करने का जो इसका मेन कर्तव्य होता है। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यानी हमारा जो रक्षा मंत्रालय है इसी के अंडर में काम करती है। इस बॉडी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी ये आती है कि जितने भी हमारे डिफेंस स्टोर हैं उसमें सेकंड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करवाना। जितने भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई इंडिजीनियसली हम वेपन बना रहे हैं, है ना, तो उन सब चीज़ में क्वालिटी एश्योर करने का काम है, यानी क्वालिटी चेक देने का काम करता है हमारे आर्मी के लिए, नेवी के लिए, या जितने भी कॉमन यूज़र आइटम्स हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो भी हम परचेज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। तो जो भी चीज़ यहाँ पे जो भी हथियार परचेज किए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक करने का काम DGQA का है। तो ये आपने ध्यान रखना है। निपुण म्यूनिशन के बारे में हम यहाँ पर समझ ही चुके हैं, ये स्पेशली है क्या, फोटो आपने देख लिया है। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है और दुश्मन के लिए काफ़ी घातक होता है। कंप्लीटली सेफ होता है, इसको आराम से हैंडल किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, ये इसकी एक बेसिक फीचर है। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज़ नंबर 4 के ऊपर में। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है लिक्विड वाटर ऑन मार्स। जो हमारा मंगल ग्रह है उस पर लिक्विड वाटर पाया गया है, वो भी पहली बार। तो ये नई स्टडी हमारे लिए क्या बताती है, आइए इसको शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो रिसेंट स्टडी है दोस्तों, उसका नाम है लिक्विड वाटर इन मार्शियन मिड क्रस्ट। इसने ये बताया कि जो हमारा मंगल ग्रह है इस पर बहुत सारे समुद्र हो सकते हैं, ओशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीप वे में, गहराई में जाकर कुछ लिक्विड वाटर पाया गया है, लिक्विड लेयर, जो कि 10 से 20 किलोमीटर है मार्शियन क्रस्ट के अंदर में।
और ये डेटा कहाँ से यूज़ किया जा रहा है या कैसे बताया जा रहा है? तो दोस्तों नासा का एक मिशन है मार्स के ऊपर में जिसका नाम है मार्स इनसाइट लैंडर। इसी का डेटा इस्तेमाल किया गया है जिसके बेसिस पे बताया गया कि ये बेसिकली नासा का ये वाला मिशन है जो उन्होंने उतारा है मार्स के ऊपर में। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि मार्स के अंदर में, ठीक है, अंदर गहराई में जाएंगे, कुछ गहराई तक जाएंगे तो वहाँ पे पानी प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि पानी प्रेजेंट है तो उसके लिए इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, हमारे लिए इसका महत्व क्या हो सकता है। देखिए, पहली बार साइंटिस्ट ने यहाँ पर लिक्विड वाटर डिस्कवर किया है। लिक्विड वे में पानी अभी तक नहीं मिला, पहली बार यहाँ पे पानी पाया गया इस प्लानट पर। तो इससे हमें मार्स के ऊपर जो वाटर साइकिल है वो समझ में आएगी। उसके अलावा कई सारे जो प्रश्न हैं उसका उत्तर मिल सकेगा। प्लैनेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो जान सकेंगे। प्लैनेट के क्लाइमेट के बारे में और नई जानकारी मिलेगी। उसका इंटीरियर, उसका सरफेस के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी तक ऐसी डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो इस वजह से ये रेलिवेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो ये भी हो गई हमारी शॉर्ट न्यूज़ खत्म। अब आती है हमारी शॉर्ट न्यूज़ नंबर 5। अगेन पीआईबी का आर्टिकल है, सीधा नीति आयोग की साइट से मेंशन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप इसको लिंक भी कर पाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं राइस एक्सेलरेटर। तो राइस एक्सेलरेटर अभी चर्चाओं में आया है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। तो ये है क्या, चलिए मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूँ। तो राइस जो है इसकी फुल फॉर्म है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिजनेस शुरू हो रहे हैं, स्पेशली उनके अंदर में नए इनोवेशन करना, उनको और ज़्यादा एक्सपैंड करने में मदद करना, उनको ग्रो करना, ये पर्टिकुलर यहाँ पर इसका एक इनिशिएटिव है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये 2 देशों के बीच का इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। वो 2 देश कौन कौन से हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब भारत की साइड से है अटल इनोवेशन मिशन, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है ऑस्ट्रेलिया के CSIRO के साथ में। और कोलैबोरेशन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है, जितने स्टार्टअप हैं या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, इनको सपोर्ट दिया जा सके, है ना, इनको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक सपोर्ट मिल सके। और ये सब हो रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया के राइस एक्सेलरेटर प्रोग्राम के माध्यम से। तो राइस एक्सेलरेटर का प्रोग्राम ऐसा नहीं है कोई ये नया है, इसको ऑलरेडी साल 2023 में लॉन्च कर दिया गया था। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट किया जा सके और वो बिज़नेस, छोटे छोटे बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक अपना व्यापार को फैला सकें, इसके लिए सपोर्ट किया जा सके। तो ये प्रोग्राम भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया। अब दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है राइस एक्सेलरेटर, ये हमारे स्टार्टअप्स को प्लस छोटे छोटे बिजनेसेस को अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करवाएगा मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। और प्लस इस प्लेटफॉर्म का कुछ इंपॉर्टेंट थीम होने वाला है, जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, क्लीन एनर्जी, सर्कुलर इकॉनमी, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब इसके एक इंपॉर्टेंट थीम होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राइस एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म जो है ये कौन से 2 देशों का इनिशिएटिव है या कौन से 2 देशों ने कोलैबोरेट करके इस पर काम किया है। तो वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारी शॉर्ट न्यूज़ नंबर 6, यहाँ पे आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अगेन पीआईबी का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि सरकार एक डिसीजन ली है और सरकार ने यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू किया है, FMD फ्री मुक्त भारत। मतलब FMD मुक्त भारत कह लो या FMD फ्री भारत कह लो, ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है दोस्तों। FMD का मतलब क्या है? इसका मतलब है फूड एंड माउथ डिजीज़, को एक ऐसी बीमारी जो हमारे जानवरों के अंदर फैलती है। तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा और 2030 तक FMD मुक्त भारत बनाया जाएगा, यानी बीमारी ख़त्म की जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये बीमारी सीधा गाय भैंसों को अफेक्ट करती है, हमारे लाइव स्टॉक सेक्टर को। और आपको पता है लाइव स्टॉक सेक्टर हमारे देश के डेयरी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। डेयरी के मामले में इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, चाहे मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लो, और उसके लिए लाइव स्टॉक ज़रूरी है। तो ये बीमारी हमें ख़त्म करनी होगी ताकि लाइव स्टॉक सेक्टर को सपोर्ट कर सकें। इस वजह से ये फुट एंड माउथ डिजीज़ चर्चाओं में है। तो न्यूज़ क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं 2030 तक इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। अब एग्जाम के लिए जान लो दोस्तों ये बीमारी है क्या। एक हाईली कॉन्टेगियस वेसिकुलर डिजीज़ है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि क्लोवन हूव्ड एनिमल्स को होती है। देखिए ये जो वर्ड है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लोवन हूव्ड एनिमल्स। ये कौन से जानवर होते हैं? इनकी पहचान की जाती है इनके पैरों से। देखिए क्लोवन हूव्ड एनिमल्स के जो पैर होते हैं तो ऐसे यहाँ पर इनके पैर देखने को मिलेंगे, बीच में सेपरेशन है ना, ये 2 हिस्सों में सेपरेशन है। अगर यहाँ पर ये क्लोवन हूफ ना होता तो दोस्तों यहाँ पर एक जैसा पैर आपको नजर आता, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे 3-4 जगह पर इस तरीके का सेपरेशन आपको नजर आएगा। तो ये एनिमल्स को हम बोलते हैं क्लोवन हूफ्ड एनिमल। इसमें कैटल, बफलो, शीप, गोट, पिग्स ये जैसे जानवर आते हैं।
है ना। तो इसमें जैसे हॉर्स का पैर देखोगे तो वो एक सार है, डॉग का पैर ऐसा नहीं होता, कैट का ऐसा नहीं होता, तो ये बीमारी इनको अफेक्ट नहीं करती। ये बीमारी केवल और केवल क्लोवन हुव्ड एनिमल्स को अफेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। फिर एक और चीज़ है, ये फुट एंड माउथ डिजीज जो है होती किस वजह से है? तो ये होती है दोस्तों एप्टोवायरस की वजह से। एप्टोवायरस जो कि पिकॉर्नावेरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। नाम से पता चल रहा है फुट एंड माउथ डिजीज। तो ये बीमारी अगर किसी जानवर को हो जाती है तो पहली बात उसका पैर सड़ जाता है और माउथ के अंदर यहाँ पर जो जबड़ा है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। अब क्वेश्चन यह है कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। एक तो हमारे जानवर को बुखार आ जाएगा और टंग के ऊपर में जो जीभ है छाले पड़ने लगेंगे, होठों पे छाले पड़ने लगेंगे, पूरे माउथ पे छाले पड़ने लगेंगे, पैरों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, वो जानवर सही से ना कुछ खा पाएगा और ना ही मिल्क को प्रोड्यूस कर पाएगा। उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी और कई सारे और प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। फिर होता क्या है, ये इतना भयंकर इम्पैक्ट पड़ा, इसके लिए सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठा रखे हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस यही है कि फुट एंड माउथ डिजीज के साथ साथ ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी को खत्म किया जा सके, ताकि एनिमल्स में ये दो कॉमन बीमारियां हैं, बहुत भयंकर हैं, इनको खत्म करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं शॉर्ट न्यूज़ नंबर 7 के ऊपर में। इकोनॉमिक टाइम्स की यहाँ पर ये खबर है और इसको ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक टाइम की है तो इकोनॉमी के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। बात यह है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम अभी इशू किए हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसके लिए आरबीआई नियम लेकर आया है ना। क्या काम होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का? आपने टर्म सुना होगा एसआरओ करके, इकोनॉमी का टर्म है और आपको पता होगा इकोनॉमी के अंदर जो न्यूज़ होती है उसमें टर्म्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो दोस्तों खबर क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारी कंपनीज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, वो लगातार नंबर्स में ग्रो हो रही हैं, लेकिन उनके पास में सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, अपने आप को रेगुलेट करने का प्रोसेस नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन नाम से पता चल रहा है अपने आप को कंट्रोल करके चलना, तो ये कंपनीज़ के लिए लाया जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उनमें बनाई जाती है। क्यों ऐसा क्यों? क्या ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है? अगर हम मान लें, चलो आपके जितने भी कमर्शियल बैंक है, छोटे बैंक से जितने भी एसबीआई, एचडीएफसी, जितने भी बैंक हैं, इनका एक सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है? आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकर्स ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। सभी बैंक्स को कंट्रोल करने का काम है आरबीआई का। उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम सेबी का है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन ये बॉडीज़ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश भर की दे देना, इससे बर्डन इनके ऊपर बढ़ रहा है। तो ये बर्डन को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है कि भाई सेल्फ रेगुलेशन, आप सेल्फ खुद से रेगुलेट कीजिए अपने आप को, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? एसआरओ। इसका मेन काम होता है इंडस्ट्री के अंदर में नए रेगुलेशंस या नए नियम को सेट करना, उनको डेवलप करना, प्रमोट करना, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना, अच्छी चीज़ों को लागू करना, एम्प्लॉयज़ के फेवर में बात करना, उनके साथ में कोई बुरी चीज़ ना हो उसके ऊपर देखना। मार्केट के अंदर में सेल्फ रेगुलेशन इस तरीके से बढ़ाने के ऊपर ये एसआरओ काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये एसआरओ होता है, इसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कोई भी कंपनी हो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाएगी, नहीं। इसके लिए एक नियम है, एलिजिबिलिटी है। जब भी हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास में अभी तक का जो लेटेस्ट एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013। 2013 का कंपनीज एक्ट जो है, इसका जो सेक्शन नंबर 8 है, इसके तहत जो भी कंपनी या ऐसी कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट कमाने का कोई उनका एम नहीं है, तो ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है और उनका जो बेसिकली मिनिमम नेटवर्थ है वो 10 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो वो एलिजिबल होती हैं, वो यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना सकती हैं अपने कंपनी के अंदर में। ठीक है, अब एसआरओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई उस कंपनी का सभी डेटा निकालना। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को रेगुलेट कर रहे हैं तो अच्छे से डेटा को मैनेज भी करेंगे, और फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें कंपनी में चल रही हैं उसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना कि हमारे इस सेक्टर में ये डेवलपमेंट हुआ है। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बैंक है, उसने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, तो उसका डिटेल्स आरबीआई तक पहुंचाना। फिर उसके बाद में अलग अलग रिपोर्ट्स पहुंचाई जाती हैं, जैसे एक एनुअल रिपोर्ट, सालाना कंपनी के अंदर क्या क्या हुआ, वो पर्टिकुलर रिपोर्ट भी आरबीआई को दी जाती है ताकि उसको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। अब रेगुलेट जब करते हैं तो वो कंपनी क्या बन गई? रेगुलेटेड एंटिटीज़ बन गई, रेगुलेटेड कंपनी बन गई। अब रेगुलेटेड कंपनी का मतलब होता है, ज़्यादातर हमारे इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, स्पेशली यहाँ पे उनकी हम बात कर रहे हैं।
तो ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ होती हैं इनका मेन रोल क्या है? मेन रोल होता है हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। प्लस यहाँ पे क्या होता है, जितने भी पैसों से संबंधित क्राइम्स हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, मनी से रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनको रोकने का काम करना, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेटेड एंटिटीज़ का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें क्या है? IRDA, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बेसिकली रेगुलेटेड एंटिटी है। हमारे जितने कमर्शियल बैंक से जो RBI में आते हैं, अब RBI उनको रेगुलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो ये हमारी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिस पे एक कंट्रोल किया जा रहा है, जो हर एक फ्रॉड्स को रोकने का काम कर रहा है, इन्वेस्टर्स या जितने भी लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है। समझ गए दोस्तों? SRO, RE जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, शॉर्ट न्यूज़ नंबर 8, एक और रेलिवेंट टॉपिक है, ये हमारा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही पब्लिश हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस नहीं, द न्यू वाला इंडियन एक्सप्रेस। और साथ ही साथ में एक आर्टिकल ये भी है, इस आर्टिकल को विस्तार से समझाया गया, तो इस वजह से यहाँ से डेटा मैंने ले लिया। अब बात हो रही है पार्वो वायरस B19 अलर्ट के बारे में। हुआ यह है, अमेरिका के अंदर में इस वायरस को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया, जिस वजह से ये वायरस चर्चाओं में है। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो US का सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, इन्होंने हाल ही में एक हेल्थ एडवाइजरी इशू की है। कुछ चिंताओं को देखते हुए हो ये रहा है, जो हमारे केसेस हैं पार्वो वायरस B19 के, वो केसेस लगातार इंक्रीज़ हुए, इसी चिंता को व्यक्त किया गया। अब ये पार्वो वायरस B19 होता क्या है, ज़रा ये जानिए दोस्तों, एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ये बीमारी एक हाईली कॉन्टेगियस और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और स्पेशली उन बच्चों को होती है या उन लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। इसको कई बार हम स्लैप चीक इलनेस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बन जाए स्लैप चीक इलनेस तो ध्यान रखिएगा वो पार्वो वायरस B19 ही है। इसमें क्या होता है, स्लैप चीक का नाम है तो ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देख पाओगे जो ये गाल है किसी ने मार दिया हो, और ये गाल पूरी तरह से यहाँ पे लाल हो चुके हैं, ये यहाँ पर आप देख पाओगे। तो इस पर्टिकुलर केस में यही होता है, जहाँ पे गाल पूरी तरह से रेड होने लगते हैं, और ये होता है पार्वो वायरस इन्फेक्शन की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। पार्वो वायरस इन्फेक्शन हमारे लिए 5वीं सबसे बड़ी डिजीज़ कहलाई जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे देखें तो ये दोस्तों 5वीं कॉमन बीमारी देखने को मिली, स्पेशली बच्चों के अंदर में, जहाँ पे रैशेस बनने लगते हैं गाल के ऊपर इस प्रकार से रेड कलर के। सवाल यह है, क्या ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है? तो बिल्कुल ट्रांसमिट हो सकती है। मान लो किसी को ये बीमारी हो गई है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर वो कहीं पे खांस दे, छींक दे, तो उसके मुंह से जो भी यहाँ पर जर्म्स निकलेंगे, ड्रॉप्स निकलेंगी, उसमें जर्म्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उनके कांटेक्ट में आ जाएगा, उस जर्म्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो उसको ये बीमारी हो सकती है। प्लस ये बीमारी ब्लड के माध्यम से या दूसरे और ब्लड प्रोडक्ट्स के माध्यम से भी फैल सकती है, या जो प्रेग्नेंट पीपल होते हैं इनको भी ये पार्वो वायरस हो सकता है। तो ये पार्वो वायरस अगर एक प्रेग्नेंट महिला को होता है, तो ये वायरस उसके वॉम्ब में बन रहे बेबी के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये भी यहाँ पर ट्रांसमिशन की एक पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे स्लैप चीक सिंड्रोम जो है ये, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कुछ इसमें यहाँ पर चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। होता यह है कि ज़्यादातर बच्चों में जो ये पार्वो वायरस का इन्फेक्शन होता है ये बहुत हल्का होता है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा हल्का बहुत ट्रीटमेंट दे देंगे, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ एडल्ट्स के अंदर में जो बड़े लोग हैं, उनमें कभी कभी ये इन्फेक्शन बहुत सीरियस हो जाता है, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, है ना, उनमें भी इन्फेक्शन सीरियस हो जाता है, जिससे बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या महिला के वॉम्ब के अंदर में जो डेवलप हो रहा बेबी है, उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो यहाँ पर इन्फेक्शन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जिनमें एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है, यानी ऑलरेडी बॉडी में खून की कमी है, आयरन की कमी है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। ऐसे लोगों के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब सवाल यह है कि किसी को पार्वो वायरस अगर है या ये स्लैप चीक डिजीज़ हो चुकी है, तो इसके सिम्टम्स या लक्षण वगैरह क्या होते हैं? तो ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर लोग जो पार्वो वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, उनमें वैसे कोई साइन या सिम्टम्स नज़र नहीं आता। लेकिन अगर कोई लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली यहाँ पर कि उस व्यक्ति के ऊपर कि वो डिजीज़ किस लेवल की उसके अंदर में हुई है, या कितनी उम्र का वो व्यक्ति है। क्योंकि बच्चों के अंदर में ज़्यादा कोई दिखता नहीं है, गालों पे रैशेस वगैरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एडल्ट्स में जॉइंट पेन भी शुरू होने लगता है। अब ट्रीटमेंट क्या है? स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा बहुत आप ट्रीटमेंट देंगे तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसमें बुखार, खुजली होना जहाँ पे रैश हुआ है, जॉइंट पेन होना, सूजन हो जाना, ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं। तो आप इन लक्षण को सीधा टारगेट करोगे, इन लक्षण को ठीक करोगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके बीमारी जो है
ये काउंटर कर ली जा सकती है। तो ये इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट का प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हमारी शॉर्ट न्यूज़ पे। जो 9वीं नंबर की खबर है, वैसे 10वीं कह सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आरोग्य मैत्री क्यूब वाला भी आर्टिकल डिस्कस किया था। तो आज की लास्ट शॉर्ट न्यूज़ है। वैसे ये बात हो रही है यहाँ पर शिविलिक वॉल्केनो के बारे में। रिसेंटली आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ, हमने डिस्कस नहीं किया, बट कोई बात नहीं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस वीडियो का टैग ही ऐसा हो चुका है, सारे करंट अफेयर्स एक वीडियो में पर्टिकुलर डे के। तो इस टैग को ऑब्वियस सी बात है एक रिकग्निशन हम देने वाले हैं। तो ये बेसिकली द हिंदू का आर्टिकल है। शिविलिक वॉल्केनो जो है ये अभी इरप्ट हुआ 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, तो 7 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आता है रशियन कोस्ट में, जिसकी वजह से वॉल्केनो के अंदर में जो ज्वालामुखी है ये बेसिकली विस्फोट होता है। इस वजह से ये चर्चाओं में है। तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे माउंट एटना, ऐसे वॉल्केनोज को लेकर ऑलरेडी सवाल बन चुके हैं। तो ये टॉपिक आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो शिविलिक वॉल्केनो को लेकर कुछ क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो खबर तो मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, इसका लोकेशन कहाँ पर है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो शिविलिक वॉल्केनो है ये रशिया के कमचटका पेनिनसुला में लोकेटेड है। अब ये कमचटका पेनिनसुला क्या है पहले ये क्लियर कर लो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट होता है एक, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, अब पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्टिकुलर रीजन जो 3 जगह से पानी से घिरा हो। हम कई बार ये नहीं बोलते कि इंडिया का पेनिनसुलर रीजन, तो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन कौन सा हो गया, बेसिकली निचला हिस्सा, साउथ इंडिया वाला पोर्शन जो यहाँ पे 3 जगह से पानी से घिरा है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये हमारा अरेबियन सी हो गया, और नीचे इंडियन ओशन हो गया। तो ये हमारा पेनिनसुला कहलाता है। उसी तरीके से रशिया के कमचटका पेनिनसुला की जब बात हो रही है तो दोस्तों ये है रशिया, नीचे आप मंगोलिया देख पाएंगे, ये चाइना, नीचे आपको इंडिया भी दिखाई देगा, है ना, ये इंडिया, इरा पाकिस्तान, ऊपर जाएंगे रशिया। रशिया से इधर चलना है हमें ईस्टर्न साइड में, नीचे जापान है। तो जापान से जस्ट ऊपर आप नज़र आप देखोगे तो रशिया का एक ये पर्टिकुलर लैंड है जो पैसिफिक ओशन से 3 जगह से घिरा हुआ है ना। इसी को यहाँ पे नाम दिया गया है कमचटका पेनिनसुला। इसी पेनिनसुला पे ये आपका वॉल्केनो लोकेटेड है। ये वो पेनिनसुला है, यहाँ पर रशियन में लिखा हुआ है सब। ये वो पर्टिकुलर वॉल्केनो का लोकेशन हो गया जिसका नाम है शिविलिक वॉल्केनो। और ध्यान रखिए दोस्तों, कमचटका पेनिनसुला में अभी तक का ये सबसे बड़ा और मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जो पिछले 60 बार, मतलब बोला जा रहा है पिछले 10,000 सालों में 60 बार इरप्ट हो चुका है, 60 बार बड़े धमाके कर चुका है। इस वॉल्केनो के अंदर अपने आप में 2 हिस्से हैं, एक ओल्ड शिविलिक है, एक यंग शिविलिक है। ओल्ड शिविलिक जिसकी हाइट ज़्यादा है, यंग शिविलिक जिसकी हाइट कम है। यहीं पर एक पोर्शन में कैल्डेरा भी बना हुआ है, यानी इस तरीके से गड्ढा भी बना हुआ है वॉल्केनो के ऊपर में। तो ये जो वॉल्केनो है ये 1919 में अगस्त के महीने में इरप्ट हुआ, और उसके बाद में लगातार इसमें ये विस्फोट होते चले गए। कोई पावरफुल एक्सप्लोजन भी हुआ, कोई नॉर्मल था जिसका कुछ पता भी नहीं चला। जैसे एक भयंकर एक्सप्लोसिव इवेंट हुआ था साल 2007 में, जैसे अभी ये भी एक्सप्लोसिव इवेंट हुआ जिसकी वजह से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहीं पर ना कमचटका पेनिनसुला को लेकर प्लेसेस इन न्यूज़ के बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ को लेकर हर साल एक सवाल आता है, पता है आपको। तो कमचटका पेनिनसुला कहाँ पे लोकेटेड है, रशिया में लोकेटेड है। लेकिन आपसे सवाल बन सकता है, बताइए कौन से 2 समुद्र के बीच में है। तो ये है कमचटका पेनिनसुला। इधर आपका सी ऑफ ओखोत्स्क है और इधर पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन और सी ऑफ ओखोत्स्क के बीच में यहाँ पर आपको ये कमचटका पेनिनसुला नजर आएगा, या ऊपर इसके बेरिंग सी भी है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। दुनिया का एक बहुत ही इकलौता या अकेला सा हिस्सा ये आपको देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जापान जस्ट इसके पास में ही है, नीचे ही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। चलिए अब दोस्तों अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाला है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चीज़ें नहीं हैं, बट 2-3 फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना यह है कि जी त्रिपुरा के अंदर डैम जो है, इसकी वजह से यहाँ पर ये बांग्लादेश फ्लड्स नहीं हुई हैं, तो इसको क्लियर कीजिए। अब ये हेडिंग दी क्यों गई है, क्या है रीज़न? रीज़न यह है दोस्तों, बांग्लादेश को अगर आप एक बार मैप में देखेंगे तो यह है वो बांग्लादेश, और रिसेंटली कई सारे कारणों की वजह से ये चर्चाओं में रहा। बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। ध्यान रखना, इंडिया की जो बाउंड्री है वैसे कई सारे देशों के साथ में लगती है, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, सबके साथ में लगती है। बांग्लादेश इनमें से सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में भारत शेयर करता है। अब यहीं पर दोस्तों भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। इसमें से सबसे बड़ी बाउंड्री आती है वेस्ट बंगाल की, देन आता है यहाँ पर असम, देन मेघालय, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। अब दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा,
त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। ये जो त्रिपुरा है ये पूरी की पूरी अपनी कंप्लीट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में शेयर कर रहा है। और त्रिपुरा के इस वाले हिस्से में जिसमें मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पे अभी रिसेंटली भयंकर बाढ़ आती है, फ्लड आता है। तो इस फ्लड के बाद यहाँ पे बांग्लादेश ने भारत पर इल्ज़ाम डाल दिया। जैसे आजकल बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा है वो भारत को ही ब्लेम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो ये बाढ़ आई उसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने इंडिया को ब्लेम कर दिया। ब्लेम ये किया कि त्रिपुरा में, हमारे ऊपर इस त्रिपुरा स्टेट के अंदर में एक डैम है जिसका नाम है दम्बुर डैम। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दम्बुर डैम कौन से राज्य में लोकेटेड है। तो ये जो डैम है दोस्तों त्रिपुरा के अंदर है। बांग्लादेश की सरकार बोलती है कि भारत ने ये डैम का पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये पानी सीधा बांग्लादेश में आ चुका है, जिससे ये बाढ़ आ गई है। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लियर किया कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, है ना। इन्होंने मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है, जो भी फ्लड्स आपके बांग्लादेश में आई हैं इसके पीछे का हमारा डैम का कोई कारण नहीं है या डैम का कोई लिंक नहीं है। हमने डैम ओपन नहीं किया और डैम ने कोई आपके यहाँ बाढ़ नहीं लेकर आई है, तो आप ब्लेम करना हमें बंद कीजिए। दूसरी बात इन्होंने ये भी मेंशन की है, बारिश हुई है सबसे ज़्यादा। अब आप देख पाएंगे त्रिपुरा के अंदर में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अभी यहाँ पर नोट किया गया है 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच तक। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर ईस्टर्न साइड में भी भयंकर बारिश हो रही है और ये रेनफॉल की वजह से यहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आए हैं, ना कि हमारे डैम की वजह से। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपसे, दम्बुर डैम कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। ये न्यूज़ मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझा दी है। चलिए अब आते हैं अपने एडिटोरियल के ऊपर में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको बेसिकली हम एडिटोरियल ही कहेंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा और लास्ट में इस आर्टिकल के एक मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। अच्छा, बात क्या हो रही है ज़रा ये जानिए दोस्तों। हम लोग देखो, जहाँ पे ना मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी है। जैसे ये हमारा आर्टिकल है, नया आर्टिकल है, एक नई न्यूज़ है, तो पेज नंबर 1 पर है, जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक करेंगे। अब ये यहाँ पे हमारा कोलकाता वाला केस है, जिसको लेकर ऑलरेडी मैं कई आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पता होगा। तो दिन ब दिन अपडेट्स आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक नया अपडेट। तो इस आर्टिकल में जो भी नया अपडेट है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। वैसे कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में हर एक बेसिक चीज़ आपको पता ही है जो आपको समझाई गई है। तो ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है, पेज नंबर 14 पर भी प्रेजेंट है आज के न्यूज़पेपर में। नया अपडेट यह है कि जो हमारे डॉक्टर्स सड़कों पे उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनने अभी यहाँ पर स्ट्राइक रोकने की बात भी की है। दिल्ली के अंदर में 11 दिन बाद ये स्ट्राइक समाप्त हो चुकी है। रीज़न यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है। कल पढ़ाया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुओ मोटो किया और खुद से एक्शन लिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बात कर रहा है एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने की, जिसको लेकर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। वो नेशनल टास्क फोर्स हमारे हॉस्पिटल्स में जो भी कर रहे लोग काम हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इन सब की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेगा, हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा, पुलिस प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवाने के ऊपर डिस्कशन करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये स्ट्राइक है अब यहाँ पर रुक चुकी है, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में शेयर किया गया। समझ गए। और यहीं पर कल भी एक अपडेट आया था और आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक और एडिटोरियल है। आपने अखबार अगर ओपन किया है तो एडिटोरियल सेक्शन पर जाएंगे तो फ्राइडे में एक पॉडकास्ट आता है, आपको पता होगा, एडिटोरियल के बगल वाले पेज में, तो जिसमें 2-3 राइटर होते हैं जो आपस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो वो भी हमारे आर्टिकल पब्लिश हुआ कि क्या डॉक्टर्स को वाकई में सेंट्रल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार बीच में आए, क्योंकि मांग यहाँ पे प्रोटेस्टर्स की यही हो रही है कि केंद्र सरकार को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी होगी। केंद्र सरकार को बीच में आना होगा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जैसी चीज़ लानी होगी जहाँ पे डायरेक्टली इन सभी लोगों पे काम किया जा सके, है ना। इनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेस्ट रूम वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, ये मांग यहाँ पे की जा रही है। तो अभी हमारा क्वेश्चन यही है, क्या वाकई में इसकी ज़रूरत है? आइए समझते हैं और सरकार ने इसके रिस्पॉन्स में क्या बोला है वो भी समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो आपने न्यूज़ समझ लिया, असली शुरुआत होती है अब इस आर्टिकल की। ध्यान से हर एक चीज़ को सुनते हुए चलना दोस्तों। लास्ट में मेंस का क्वेश्चन आपने लिखना होगा। और ये टॉपिक एक ऐसा है जहाँ पे भी अगर मान लो भविष्य में वायलेंस अगेंस्ट वेमेन की कहीं पे भी बात होती है तो इसके लिए कंटेंट आपके पास में रेडी है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी को उठा के रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा, मेंस में हेल्प मिल जाएगी। जितना रिवीजन कर लोगे उतना बेटर रहेगा। अब देखिए न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में रेप और मर्डर का केस निकल कर आया। एक ट्रेनी डॉक्टर जो थी कोलकाता के अंदर में, आरजीकर कॉलेज के अंदर में, उनके साथ में 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में रेस्ट करने वो पहुंची, उनके साथ में ये सब घिनौनी हरकतें होती हैं। अब दोस्तों होता यह है, इसकी वजह से पूरे मतलब ये मुद्दा ऐसा है जो देश भर में उठा, न्यूज़ में आया, मीडिया में आया और देश भर में लोगों के अंदर गुस्सा फूटा। वेमेन सेफ्टी की यहाँ पर बात लगातार होने लगी, प्रोटेस्ट लगातार इंटेंसीफाई होने लगा, हमारे हेल्थ वर्कर सड़कों पे उतर गए
उन सब की मांग ये थी कि हमारे लिए सेंट्रल लॉ लेकर आए, केंद्र सरकार एक प्रॉपर कानून लेकर आए इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नर्सेस हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यहाँ पे इनके साथ में ये प्रॉब्लम्स लंबे समय से होती हुई नज़र आ रही है। तो आर्टिकल में ये राइटर बोलते हैं हमारे पास में बहुत सारे ऑलरेडी कानून हैं जो सख्त कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं, वो कारण आगे आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है पूरा मामला। तो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे थे इस पर्टिकुलर केस के बाद में, उनकी डिमांड क्या थी? सबसे पहली डिमांड थी उनकी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, इस बॉडी ने यहाँ पे मांग की पूरे देश के लिए एक नया लॉ लेकर आया जाए और हमारे देश में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, जैसे दुनिया भर में कई कंट्रीज़ कर रही हैं। दुनिया भर में कौन सी कंट्रीज़ कर रही हैं? जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल आपने दे रहा हो तो यूके का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना। और यूके का यहाँ पे जो लॉ है वो है नेशनल हेल्थ सर्विस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जहाँ पे ये किसी भी ऐसी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते, सीधा एक्शन लेते हैं। यूएस के अंदर भी यहाँ पर ऐसा लॉ देखने को मिलेगा, यूएस के स्टेट का, है ना, जहाँ पे ये जो क्राइम हो रहा है उसको एकदम उस पनिशमेंट देने का काम करते हैं। तो हमें भी ये चीज़ अपनानी होगी, समझ गए। ये बात इस आर्टिकल में बोली गई। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है एनहेंस सेफ्टी मेजर्स। लोगों की मांग यहाँ पर यह है, जो प्रोटेस्ट करे तो उनकी एक और मांग है कि हमारे हॉस्पिटल्स में अच्छी लाइटनिंग हो, सिक्योरिटी गार्ड प्रेजेंट हो, सिक्योरिटी कैमरा हो, क्योंकि अभी उस बच्ची के साथ में कोलकाता में जो हुआ, जो रेस्ट प्लेस पे हुआ, जहाँ पे वो रेस्ट कर रही थी बच्ची, कोई कैमरा नहीं, कुछ चीज़ पता नहीं चल रही। तो बेटर लाइटिंग, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कैमरा, हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा जो वर्किंग कंडीशंस हैं डॉक्टर के लिए, नर्सेस के लिए, वो बिल्कुल सेफ रहे, है ना। सिक्योरिटी सिस्टम्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेटिंग्स को लेकर आ सकते हैं अपने हेल्थ केयर के अंदर में। तो ये काम करना है, इसकी मांग उठ रही है। फिर बात आती है करंट प्रोविजंस की। अब सवाल ये भी है कि आज के समय पर हमारे पास में क्या क्या प्रावधान है इन हेल्थ सेक्टर को लेकर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हेल्थ वाला सेक्टर है ये हमारा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जो हमारे यहाँ पे लिस्ट हैं, उस लिस्ट में जैसे यहाँ पे आपको पता होगा संविधान के अंदर में जो हमारी लिस्ट प्रेजेंट है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इसमें स्टेट सब्जेक्ट है ये हेल्थ। तो हेल्थ और लॉ जितनी भी चीज़ें हैं वो केवल और केवल राज्य सरकार के हाथ में ही है, राज्य सरकार इसको संभालती है, समझ गए। हालांकि इसके ऊपर एक बार चर्चा भी हुई थी, जिसको लेकर एनके सिंह जो चेयरमैन थे 15th फिनांस कमीशन के, उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि जो हेल्थ सेक्टर है इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, स्टेट लिस्ट से हटा के, क्योंकि स्टेट लिस्ट में होगा तो इसकी सभी ताकत राज्य सरकार के पास होगी। अगर कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पर ये मैटर होगा तो इसकी ताकत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होगी, क्योंकि आपको पता है ना, जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में है वहाँ पे हमारी राज्य सरकार लॉ बना सकती है, जो भी चीज़ें हमारी यूनियन लिस्ट में वहाँ पे केंद्र सरकार लॉ बना सकती है, जो भी चीज़ें हमारी कंकरेंट लिस्ट में लिखी गई हैं वहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम बनाती हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये कंट्रोवर्सी हो जाए कि नियम को लेकर अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइड हो जाए तो केंद्र सरकार की चलती है, समझ गए। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई इसको कंकरेंट लिस्ट में लेकर आना चाहिए, ऐसी एक बार मांग भी हो चुकी है पहले। तो करंट समय पर हालात क्या हैं हेल्थ सेक्टर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो हमने समझा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो FIR होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको 6 घंटे के अंदर अंदर फाइल करना होगा अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर के साथ में ऐसा कुछ होता है। ये ऑर्डर रिसेंटली आ चुका है। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन के डायरेक्शन हैं अलग अलग, ये बोलते हैं जो हमारी मेडिकल कॉलेजेस हैं इनको अलग अलग नीतियां बनानी होगी, पॉलिसीज़ बनानी होंगी, जहाँ पे सेफ वर्क एनवायरनमेंट हमारे इन सभी लोगों को प्रोवाइड करवाना होगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है जब ये सब मांगे हुई केंद्र सरकार से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है ये सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि देखिए कोलकाता के अंदर जो भी इंसिडेंट हुआ है वो अगर आप लीगल प्रोविजंस के बेसिस पे देखेंगे, आप नियम के हिसाब से देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सेंट्रल एक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जिस सेंट्रल एक्ट की बात कर रहे हैं वो अननेसेसरी है, क्योंकि हमारे जो 26 राज्य यूनियन टेरिटरीज इनके पास में ऑलरेडी लॉज प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी कई सारे कानून हैं जिसके बेसिस पे वो हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये स्टेट लिस्ट के अंदर में है, तो राज्य सरकार यहाँ पे लॉज बनाएगी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है यहाँ पे इन सब चीज़ों को डिफाइन करना। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी वायलेंस अगर हेल्थ केयर के पर्सनल के अगेंस्ट में हो रहा है तो उसको कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल डिक्लेयर करना, हमारे डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ को सपोर्ट करना, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो कि सही बात है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बोला गया है। तो स्टेट के पास में लॉज है जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। अब बात यहाँ पे ये भी आती है
कि ये जो चर्चाएं चल रही करंट समय पर वो आपको समझ में आया। लेकिन यहीं पर दोस्तों हमारे देश में वेमेन सेफ्टी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जिस डेटा को आप एज इट इज़ कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। ये प्रॉपर फैक्ट्स हैं जिस पे आपसे कोई काउंटर नहीं कर पाएगा। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा। मान लीजिए कोई आपका मेंस का क्वेश्चन आता है ना, इशू ऑफ वेमेन जीएस पेपर नंबर 1 का टॉपिक है। उसके अलावा जीएस पेपर नंबर 2 में यहाँ पर हेल्प करेगा पॉलिटी के अंदर में। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, हमारा एसए आता है, कई बार ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं तो आपके पास में प्रॉपर ताबड़तोड़ फैक्ट्स होंगे जिसके बेसिस पे आप काउंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यह है कि वेमेन सेफ्टी की जब बात होती है भारत में तो क्राइम रेट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। ये डेटा कहाँ से आया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें इन्होंने बताया कि साल 2022 में महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम हुआ, ऐसे केसेस लगभग 4,45,256 के आसपास हैं। और 2018 से लेकर 2022 के बीच तक अगर हम देखें, जितना भी क्राइम हुआ है वेमेन के अगेंस्ट में, ये 12.9% से बढ़ा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर केसेस बढ़े ही हैं, ऐसा बताया गया। फिर एक और रिपोर्ट आती है, वेमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने यह बताया कि जो ये केसेस हैं, ये 2017 में 3,59,849 केसेस हुआ करते थे और ये बढ़कर 2022 में 4,45,000 हो गए। तो एवरेज बेसिस पे हर रोज़ 1200 से ज़्यादा वेमेन के अगेंस्ट में क्राइम के केसेस आ रहे हैं। और यानी हर घंटे के हिसाब से बात करेंगे तो हर घंटे 51 एफआईआर फाइल हो रही है। ये पर्टिकुलर सिनेरियो है करंट समय पर। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया। इस 5वें वाले सर्वे ने यह मेंशन किया कि नियरली जो 1/3 महिलाएं हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 49 के आसपास है इंडिया के अंदर में, जिनकी उम्र 15 से 49, 1/3 महिलाएं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का वायलेंस को फेस कर रही हैं या कर चुकी हैं, ये बताया गया। ये हमारे सामने दोस्तों वो ग्राफ, ये रेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला 2018 से 2022 के बीच में इस तरीके से यहाँ पर ये वायलेंस इंक्रीज़ हुआ है। ऐसे ग्राफ्स वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं बनाने, फ्लो चार्ट्स ज़रूरी होते हैं बनाने, है ना, जो कि एग्ज़ाम में बहुत जान डाल देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि जो ये क्राइम्स हो रहे हैं, इसमें क्राइम्स के जो प्रकार हैं वो भी डिफाइन करे गए हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है क्राइम हो रहा है ये तो पता है, लेकिन क्राइम हो कैसा रहा है ये चार्ट आप देख पाएंगे। वेमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा है अंडर आईपीसी 2022 के कोड के हिसाब से देखेंगे तो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड या हस्बैंड के जो बाकी रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड का परिवार है, उनके साथ उनसे काफ़ी ज़्यादा निर्दयता फेस की है वेमेन ने। ऐसे केस 31.4% के आसपास है। किडनैपिंग के केसेस 19.2% के आसपास है। एजॉल्ट के केसेस यहाँ पर 18.7% के आसपास है। रेप के केसेस 7.1% के आसपास हैं। तो ये जो फिगर्स है दोस्तों, ये अगेन यहाँ पर दर्शाती हैं कि जो वेमेन हैं वो अपने होम में भी, घर में भी कई सारे प्रकार के वायलेंस को फेस कर रही हैं। अब जब बात आती है स्पेशली रेप केसेस की, तो ये भी लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। नंबर ऑफ इस प्रकार के जो केसेस है दोस्तों, ये एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर अगर आप देख पाएंगे 2012 से 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर केसेस इंक्रीज़ हुए। हालांकि कोविड-19 में ये केसेस कम निकल कर आए थे, या हम कह सकते हैं कोविड-19 के दौरान ये केसेस को रिपोर्ट नहीं किया गया, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन 2016 में ये अटैक्स अपने पीक पर था, 39,000 इस प्रकार के केसेस नजर आए। 2018 तक अगर हम देखेंगे तो हर वन वुमेन जो है, हर 15 मिनट में एक महिला इस प्रकार के केस को रिपोर्ट करवा रही है। साल 2022 में दोस्तों 31,000 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट करे गए। तो ये जो पर्टिकुलर इशू है ये काफ़ी ज़्यादा सीवर है, इसको यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स या हमारा जो फैक्चुअल डेटा है वो दर्शाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे पास में कई सारे लॉज भी हैं और कई सारे इंडेक्स भी आते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क प्लेस हरासमेंट है। एक होता यह है कि हमारे पास में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं पोश एक्ट। पोश का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, है ना, महिला को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने का काम करना। ये 2013 का नियम है। स्पेशली यहाँ पे जो वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं अपने ऑफिस के अंदर में, वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनके साथ में, उससे बचाने के लिए लॉ काम करता है। तो यहाँ पे बोला गया कि इस पर्टिकुलर केसेस में भी यहाँ पर एक बढ़ोतरी नजर आई। 2018 में 402 केस निकल कर आए थे, ये बढ़कर 2022 में 422 हो गए। तो इस प्रकार के केसेस ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो अंडर रिपोर्टेड होते हैं। ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं डर के मारे इसको रिपोर्ट किया भी नहीं जाता है। फिर यहीं पे बात होती है इंडेक्स ऑफ वेमेन सेफ्टी के बारे में। अगेन एक रेलिवेंट पॉइंट, जो हमारा गॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट है, इन्होंने यहाँ पर एक इंडेक्स पब्लिश किया है 2023 का, वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो भारत का जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और भारत की रैंकिंग पता है 177 देशों में से वेमेन पीस और सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हमें 128 रैंकिंग दी गई थी वेमेन जस्टिस सिक्योरिटी के मामले में। तो ये इंडेक्स भी दर्शाता है कि इंडिया जो है
टॉप वर्स्ट 10 कंट्रीज़ में, यानी कि 10 ऐसी जो 72 देश हैं जहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, वेमेन को टारगेट किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है 2022 का यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा या जो इंडेक्स है वो ये दर्शाता है। तो सवाल यह है, प्रॉब्लम जब गंभीर है, हमने प्रॉपर रिपोर्ट्स फैक्ट्स के बेसिस पे जब ये डिस्कशन किया है, तो इसको लेकर स्ट्रैटेजीज और मेजर्स क्या हैं, क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं बचाने के लिए, या क्या क्या चीज़ें अपनाई गई हैं। कई सारी कोशिशें की गई हैं, नो डाउट। हमारे पास में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे सरकारी प्रोग्राम स्टार्ट करे गए, है ना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम शुरू की गई, उसके अलावा उज्ज्वला स्कीम शुरू की गई, जहाँ पे कह सकते हैं जो ट्रैफिकिंग हो रही है, लोगों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको रोका जाता है। फिर निर्भया फंड भी बनाया गया था। निर्भया फंड को बनाने का मेन पर्पज़ क्या था? सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के ऊपर काम करना, जो भी इसमें पैसा इकट्ठा होगा उसके बेसिस पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। फिर उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। स्वदर गृह स्कीम आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा वेमेन सेफ्टी इन ट्रेन्स प्रोवाइड करवाई गई। आपके पास में सिक्योरिटी हेल्पलाइन, अगर आपके साथ में ट्रेन में कुछ गलत होता है तो 182 पर आप कॉल कर सकते हैं। जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है, सीसीटीवी कैमरास दिए गए। आर मित्र मोबाइल ऐप प्रोवाइड करवाया गया इमरजेंसी के मामलों के लिए। तो ये सब इनिशिएटिव्स लिए गए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इतने सब कुछ करने के बाद, ये तो मैंने बहुत ना के बराबर बताया दोस्तों, और भी कई सारे नियम हैं, लॉज हैं हमारे पास में जो वेमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीछे कहाँ पे रह गए, लैक कहाँ पे कर रहे हैं, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सुनिए ज़रा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मान लीजिए इंटरव्यू तक पहुंचते हैं आप, तो यहाँ पे भी सामने भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब इतना कुछ है नियम, कहाँ पे रह जा रहा, आपको क्या लगता है? तो पहली चीज़, नियम वगैरह हमारे पास में हर चीज़ का है, उसको लागू करना सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो वही बोला गया कि भाई बहुत सारे सख्त नियम लेकर आए गए 2012 के निर्भया केस के बाद में। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, बहुत सारे और कानून लेकर आए गए, कमिटीज़ बनाई गई, कंप्लेंट कमिटीज़ बनाने की बात की गई। फिर उसके बावजूद भी लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये जो नियम है इसको हम लागू नहीं कर पाए सही से। टाइम पर एक्शन लेते तो इन चीज़ों को थोड़ा सा काउंटर किया जा सकता। फिर दूसरा सबसे बड़ा इशू है सिस्टमेटिक इशू, करप्शन, भ्रष्टाचार। एक बड़ी दिक्कत है। आपको हमारा जितना भी लॉ सिस्टम है, कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे घूसखोरी, मिसकंडक्ट, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे केस को पूरी तरह से मिस हैंडल कर दिया जा सकता है थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में। तो बहुत सारे यहाँ पर जो इंसिडेंट्स है वायलेंस के, वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं, पुलिस तक पहुँचाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डर होता है कि उनको ट्रस्ट नहीं होता सिस्टम के ऊपर में, लंबे समय तक खिंच जाएगा पूरा मामला और यहाँ पर इमेज खराब हो जाएगी। ऐसी कई सारे डर रहते हैं जिसकी वजह से ये केसेस पहुँच नहीं पाते। फिर एक और चीज़ आती है कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। तो ये जो पर्टिकुलर रेगुलेशन है या जो रूल्स हैं दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। होता यहाँ पर यह है, सोसाइटी के अंदर में कई सारी ऐसी यहाँ पर स्टीरियोटाइप जो सोच है या ऐसी पुराने ज़माने की सोच, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि कई सारे कम्युनिटीज़ के अंदर में क्या होता है, जो वायलेंस है अगेंस्ट वेमेन, ये नॉर्मल कर दिया गया है, इसको सीरियसली लिया ही नहीं जाता। तो ये जो एटीट्यूड है जो लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इसको हमें चेंज करना होगा। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। कहने का मतलब है जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। क्योंकि महिलाएं अब मान लो कहीं पर ऑफिस में काम कर रही हैं, उनके लिए इकलौता यहाँ पर खर्चा घर का चलाने का वही रास्ता है, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, लेकिन वहीं पर उनके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है। थोड़ा मुश्किल यहाँ पे उनको लगता है कि इन सब चीज़ों को यहाँ पे छोड़कर एक लीगल प्रोटेक्शन ली जा सके, क्योंकि ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि परिवार उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक प्रॉब्लम ये भी उनके सामने आ जाती है। फिर आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। कहने का मतलब है हमारी कई सारी संस्थान हैं, कई सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्होंने लंबे समय से लॉज के अंदर में कोई इंप्रूवमेंट किया ही नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे कानून हैं, इनको समय के साथ में इंप्रूव करना ज़रूरी है, रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कई सारी जो वेमेन है ना, इनको पता ही नहीं है कि इनके पास में कितने सारे राइट्स हैं या कितने सारे नियम के थ्रू यहाँ पे इनको पावर प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसके बारे में अवेयरनेस है ही नहीं। तो ये अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, इनको लीगल राइट्स के बारे में पता चले और जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल करवाई जाएँ, क्योंकि ये नॉलेज ना होने की वजह से जस्टिस और सपोर्ट ये नहीं ले पाती हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ, कुछ केसेस यहाँ पर ऐसे भी आ जाते हैं बीच बीच में जो कि बेसिकली यहाँ पर फेक केसेस होते हैं, तो उनको भी टारगेट करने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं आपने कितने अच्छे से इन सब चीज़ों को सुना है। आपके सामने आज का मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2014 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे होंगे, मतलब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। लिखना ज़रूर है सबको
और आंसर लिख के सबमिट कहाँ करना है भी आपको बताऊंगा। पहले सवाल सुनिए। सवाल यह है, वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टांसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन इन द कंट्री। है ना, महिलाओं को लेकर जो सेक्सुअल वायलेंस है देश में वो बढ़ रहा है। हमारे पास में बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं इन सब चीज़ों के खिलाफ में, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ नए तरीके बताने हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर बढ़िया सा आंसर लिख सकें। हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के बढ़ते मामलों को देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानून और प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिए कुछ नवीन उपाय सुझाइए। अब दोस्तों यहाँ पर ये मेंस का आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, ये लिख देना, आपको ये चैनल मिलेगा, है ना। तो वहीं पे आपको ये सब मिल जाएगा। आपको ये ऐसा एक वीडियो का लिंक दिया होगा, तो वीडियो का लिंक हो चाहे यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल गया होगा, डेली मेंस क्वेश्चन, तो उसके नीचे यहाँ पे कमेंट्स लिखा हुआ है, आप ये देख पाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ पर वीडियो लिंक मिला होगा तो यहाँ पे भी कमेंट्स लिखा होगा। तो ये जो कमेंट्स लिखे हुआ है ना दोस्तों, इस पर टैप करना, टैप करोगे एक नया ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबमिशन करने का यही तरीका है, और वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आप भी रिव्यू कीजिएगा, देखिएगा आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको वहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पर दिक्कतें हैं। इस तरीके से कोऑपरेटिव में वो ग्रुप काम कर रहा है। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ग्रुप के डेकोरम को मेंटेन करके रखिएगा, कुछ फालतू का मैसेज ना करिएगा। ऐसा पहले भी हो गया है, जिस वजह से मुझे बार बार रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, तो आप मैसेज नहीं कर पाओगे, केवल फोटो भेज पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो आप प्लीज़ उसकी कदर कीजिए। यही चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दिए जाते हैं अलग अलग सेंटर्स के माध्यम से, जहाँ पे फिर आपसे चार्ज किया जाता है 4000, 5000, 10,000, 9,000। तो वो ज़्यादा बेटर है क्या? जब यहाँ पे मिल रहा है तो उस डेकोरम का मेंटेन करके दोस्तों उसका सही तरीके से फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आप बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैच्योरिटी आपके अंदर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे आते हैं। देखो, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे के प्रोफाइल पे जाके फिर वो उल्टे सीधे मैसेज करते हैं। मेरे पास में बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती हैं कि सर ये देखिए ऐसे परेशान हो रहा है, ऐसे परेशान हो किया जा रहा है। इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो स्टडी पर्पज़ के लिए बनाया है, उसी के लिए इसको यूज़ कीजिए ना। दोस्तों, अगला आर्टिकल हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक या स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है? तो दोस्तों, एक बड़ा मिशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है गगनयान मिशन। ठीक है, तो गगनयान मिशन का जो मेडन टेस्ट फ्लाइट है वो सब किया गया है। अभी हमारा एक बड़ा पर्पज़ है कि हम कुछ ह्यूमंस को मिशन के तौर पर अंतरिक्ष में भेजेंगे, और वो 1-2 दिन रुक के वापस से नीचे आएंगे। कैसे किया जाएगा, कैसे परफॉर्म किया जाएगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में या एडिटोरियल के अंदर में कि अभी इसरो की लिस्ट में और भी बड़े बड़े मिशन है जिसको इसरो कंडक्ट करेगा। अभी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा चंद्रयान 4 और 5 के ऊपर भी। चंद्रयान 3 तो हमने लॉन्च कर दिया है पिछले साल, जहाँ पे हम चांद के साउथ पोल पर पहुँचने वाला सबसे पहला देश बनता है भारत। लेकिन अभी 4 और 5 की बात भी हो रही है, जो कि इसरो के चीफ ने कल ही अनाउंस किया है, सोमनाथ जी ने, बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, गगनयान मिशन जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचाया जाएगा अंतरिक्ष के अंदर में। गगनयान मिशन क्या है, ज़रा इसको समझिए। ये फोटो यहाँ पे दिया गया है, इसको दूसरे फॉर्म में मैंने लगा दिया है, आप इसको समझिएगा। हमारा गगनयान मिशन का मेन पर्पज़ यह है कि हम एक रॉकेट के अंदर में 3 से 4 लोगों को बैठाएंगे और उनको अंतरिक्ष में पहुँचाएंगे। अब ये कैसे होगा? देखिए, ये रॉकेट हमने लिया, GSLV Mark 3 रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे। इसमें यहाँ पे ऊपर की साइड में ये 3 लोग बैठे होंगे, है ना। ऊपर जो है इसको बोलते हैं ऑर्बिट, इसको बोलते हैं कैप्सूल, एक कमरे की तरह होता है ये। तो ये रॉकेट जाएगा, 16 मिनट में लोअर्थ ऑर्बिट पर पहुंचेगा, इसका कैप्सूल अलग हो जाएगा जिसमें ये 3 लोग बैठे हैं, और वो कैप्सूल स्पेस में 5 से 7 दिन तक इस तरीके से रहेगा और फिर वापस से नीचे आना शुरू करेगा। जब नीचे गिरेगा तो इसमें से पैराशूट ओपन हो जाएगा, क्योंकि नीचे गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी गति को रोकना ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्रैश कर जाएगा नीचे। तो उसकी गति को रोकने के लिए पैराशूट लगाया गया, पैराशूट ओपन हो जाएगा, गति कंट्रोल हो जाएगी, आराम से नीचे उतर जाएगा, इसमें से लोग बाहर आ जाएंगे। ये हमारा मेन पर्पज़ है गगनयान मिशन में। लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं, और अगर भारत इसमें सक्सेसफुल होता है, जो कि होगा 100% होगा, तो इसके बेसिस पे क्या होगा दोस्तों, US, रशिया, चाइना वाली लिस्ट में हम ऐड हो जाएंगे। क्योंकि ये काम अमेरिका, रशिया, चाइना ऑलरेडी कर चुके हैं, दुनिया के टॉप 3 देश हैं। भारत यहाँ पे 4था देश बन जाएगा, इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ जाएगा। तो हमारे लिए मिशन ज़रूरी है। प्लस आने वाले समय पर हमारे लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट मिशन होने वाले हैं। 2035 तक आपको पता होगा भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है।
खुद का स्पेस स्टेशन रहेगा। जैसे अभी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको कई सारे कंट्रीज़ ने मिलकर डेवलप किया है, हम खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे जहाँ पे रिसर्चेस करेंगे। हालांकि थोड़ा सा साइज़ में छोटा भी रहेगा ये। उतना ही नहीं दोस्तों, उसके अलावा आपको याद होगा हमारा वीनस मिशन, शुक्रयान मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। वीनस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट मिशन जाएगा। फिर हमने प्राइवेट सेक्टर्स को अभी यहाँ पे लाना शुरू कर दिया है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी आज इसरो के साथ में मिलकर काम कर रही हैं। अभी चंद्रयान 4 और 5 की बात हो रही है। उसके अलावा 2040 तक चांद पर पहली बार इंडिया का कोई व्यक्ति जाएगा, इंडिया के किसी व्यक्ति को चांद पर उतारा जाएगा। ये अभी हमारे आने वाले समय पर इंडियन स्पेस मिशंस में शामिल हैं, इस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 16 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 जो हमारा डिजास्टर वाला टॉपिक है, एनवायरमेंट का टॉपिक है। जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिंक कर पाएंगे, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल टर्म यहाँ पे न्यूज़ में है जिसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको बोलते हैं GLOF। तो ये अभी चर्चाओं में है दोस्तों। तो पहले न्यूज़ जान लो क्या है। न्यूज़ यह है कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, दैट इज़ NDMA। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई है जिसमें ये बोला है कि हमारे पास में 189 के आसपास हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स हैं, उनको NDMA मॉनिटर करेगा ताकि डिजास्टर को रोका जा सके। ये हमारा मेन पर्पज़ है। देखिए ऐसा हो रहा है ना, अभी सिक्किम में आपने देखा, हिमाचल में देखा, भयंकर बाढ़ आई, और वो जो बाढ़ थी ना वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड थी। देखिए जो नॉर्मल बाढ़ होती है वो अलग है, बारिश से बाढ़ आ गई वो ठीक है। एक होती है GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है दोस्तों, ये समझिए, इस फोटो से आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ग्लेशियर लेक। तो ऊपर जो बर्फीले पहाड़ हैं उनके बीच में इस प्रकार की झील बन जाती है। ये आप देख पाएंगे चारों तरफ पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ हैं, बीच में यहाँ पर एक झील बनी हुई है, इसमें पानी भरा हुआ है। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब घर बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये हमारे जितने भी हैं ये घर हैं, गाँव बसा हुआ है, और ये ऊपर यहाँ पे पहाड़ों के बीच में झील बनी हुई है। अब होता क्या है कि मान लो इस झील में धीरे धीरे पानी बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता चला गया, बाउंड्री तक पानी आ गया। अब मान लो यहाँ पे कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाए, पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट कर, जिसको बोलते हैं भूस्खलन, तो वो टूट के अगर पानी में गिर गया, या बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा टूट के पानी में गिर गया, तो ये जैसे ही गिरेगा, ये पानी ऑलरेडी अपनी बाउंड्री तक है, तो जैसे ये एकदम भारी चीज़ गिरी जिससे क्या होगा, पानी उफाल मारेगा। पानी एकदम से दोस्तों यहाँ पर बाहर की साइड आएगा और नदियों के रास्ते यहाँ पर क्या होगा, नीचे की साइड उतर जाएगा। बहुत सारा पानी एक साथ, जिसको मैनेज कर पाना इम्पॉसिबल है। इतना सारा पानी एक साथ जैसे बाहर निकलेगा, नीचे के गांव वगैरह सब बाढ़ में बह जाएंगे। इसी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जहाँ पे ग्लेशियर लेक में आउटबर्स्ट होगा जिससे नीचे के हिस्सों में ये भयंकर तबाही या भयंकर बाढ़ आएगी। तो ऐसी झीलें हमारे पास में बहुत सारी हैं। हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में बताया जा रहा है 6 ऐसी झीलें हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं, जो कि तवांग और साथ ही साथ में दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में प्रेजेंट हैं। फिर यही तो हमारा मेन पर्पज़ है, क्योंकि 7,500 के आसपास झीलें हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस में प्रेजेंट हैं। हज़ारों की कगार में झीलें हैं। अगर सब में ऐसा होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता चले जा रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, बर्फ़ पिघलेगी नहीं पिघलेगी, बिल्कुल पिघलेगी। अब वो बड़े बड़े हिस्से टूट के गिरेंगे तो ऐसी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आती रहेंगी। ये हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन है। इसको मॉनिटर करने के लिए NDMA को ये काम सौंपा गया है। और NDMA जो बॉडी है दोस्तों, ये खुद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये है वो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें लैंडस्लाइड वगैरह हो जाएगी तो पानी से निकलेगा, और पानी निकलने के बाद में सीधा बाहर आएगा और नदियों के रास्ते आसपास के एरिया को तबाह करता चला जाएगा। अब ये काम किसको सौंपा गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। अब दोस्तों ये हमारी NDMA क्या है, ज़रा ये भी जान लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए NDMA को बनाया गया था हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कहता है। 2005 का हमारा एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। 2004 की सुनामी जो आई थी उसके बाद ये कानून लेकर आया गया, जहाँ पे नाम से पता चल रहा है इस प्रकार के डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए ऐसे नियम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता यह है 2005 में ही यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया इसी पर्टिकुलर एक्ट से, लेकिन ये पावर में नहीं आई। तो अगला एक और साल लग गया, फिर साल 2006 में जाकर जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको पावर दी गई, नोटिफाई किया गया इस नियम के प्रावधान के तौर पर, इसके प्रोविजन के तौर पर। समझ गए। और अब दोस्तों ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बेसिक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है।
तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ज़रा ये देखिए। इसका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जितने भी यहाँ पे डिजास्टर्स हो सकते हैं उनको मॉनिटर करना, डिजास्टर के रिस्क को मॉनिटर करना, कहीं पे बाढ़ आने वाली है ना, उन सबको मॉनिटर करना, उसके प्रिवेंशन के ऊपर काम करना, तैयारी करना उसके लिए, ये इसका काम होता है। तो डिजास्टर को लेकर एक बड़ी प्लानिंग करना, लोगों को बचाने के ऊपर काम करना, ये इसका काम है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो एक बड़ी बॉडी है, तो इसमें कुछ लोग होंगे जो कि इस अथॉरिटी को चलाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसके कॉम्पोजिशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें दोस्तों यहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं, कुछ और दूसरे मेंबर्स भी होते हैं, सब मिला के टोटल 9 मेंबर हो सकते हैं। 9 से ज़्यादा इसमें मेंबर नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब 9 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन इस अथॉरिटी की चेयरमैनशिप किसके पास होती है? इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के पास ही ताकत है कि बाकी जो मेंबर्स होंगे उनको भी नॉमिनेट करा जाए, तो बाकी नॉमिनेशन की पावर इनके पास में है। दूसरा, यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन का भी एक अहम रोल होता है। पीएम जो है इसके एक मेंबर हो गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वाइस चेयरपर्सन होगा इसके दूसरे मेंबर हो गए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया? तो पीएम यहाँ पर किसी को वाइस चेयरपर्सन का पद भी देते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर में। तो ये तो हमारा कंप्लीट आर्टिकल, तो इतना ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पे। आज के सेशन में बस इतना ही है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे भले ही हमने 1 घंटा 16 मिनट का सेशन किया, लेकिन कितने सारे न्यूज़ आर्टिकल करे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल करे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स करे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल को समाप्त किया, दूसरे रिसोर्सेज को भी कवर किया। इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। ये वीडियो हो सकता है मतलब मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट तक जाए, 30 मिनट तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आपको कैसा लगा, आप अपने कुछ सजेशन जो हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए, आज का वर्ड ऑफ द डे क्या बोलता है? आज का वर्ड ऑफ द डे है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एन इंक्लिनेशन टू डू समथिंग, या कह सकते हैं एक हैबिट, है ना, एक पर्टिकुलर तरीके में बिहेव करने की हैबिट, कि आप ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। ऐसे वे में बिहेव करने की जो हैबिट होती है उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी। तो इस प्रोपेंसिटी का यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाइए। ज़रूरी है सेंटेंस बनाना, तभी आप इन वर्ड्स का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो फिर इन वोकैब का क्या फ़ायदा, ठीक है। चलिए आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर में। आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया था कि 3 स्टेटमेंट्स हैं मलेशिया को लेकर, बताइए तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, क्या मलेशिया के अंदर में तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन की? चलो मान लो इसके बारे में नहीं पता हमें। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या इंडिया मलेशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है? भाई सरासर गलत, ये तो हम तुरंत सुनते ही कह सकते हैं गलत स्टेटमेंट है। अरे चाइना कहाँ गया भाई? चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएसए है, रशिया है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, मलेशिया बहुत दूर है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट, क्या मलेशिया आसियान कंट्री का मेंबर है? हाँ, आसियान कंट्री तक तो ठीक है, आसियान के टोटल 10 मेंबर है, पता है, मलेशिया भी उसका हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ब्रिक्स की, क्या ब्रिक्स का भी सदस्य है मलेशिया? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये कंट्रीज़ हैं, तो मलेशिया इसका हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके 2 और 3 तो हो गए गलत। बाकी पहला वाला अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पहला वाला सही है आपका, क्योंकि जब बात आती है पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन की, भारतीय लोगों की, जो इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं, दुनिया भर में फैले हैं, इनकी सबसे ज़्यादा संख्या यूएसए में है, उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों यूएई में है, फिर तीसरे नंबर पर मलेशिया है, जो कि सबसे ज़्यादा जो या 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी जो होती है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन की, वो उसको होस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, मलेशिया इज़ रिपोर्टेड टू होस्ट द 3rd लार्जेस्ट पीआईओ कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। क्लियर? बाकी 2 और 3 गलत हैं, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। मलेशिया ने वैसे ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे चीज़ को थोड़ा अपडेट कर लेना, लेकिन वो मेंबरशिप फाइनलाइज नहीं की गई है, तो सदस्य अभी नहीं है करंट समय पर, इस वजह से 2 और 3 आपके स्टेटमेंट्स गलत हैं। बाकी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एक मैप का क्वेश्चन दिया गया था, याद होगा, तो मैंने सोचा आज मैप का क्वेश्चन भी लगा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। मैंने बोला था कि कुवैत को अच्छे से मैप में देख लेना। अब मैप में जब भी कोई चीज़ देखनी होती है तो वो कैसे कवर करनी होती है, ज़रा दोस्तों सामने देखिए। हुआ यह है कि रिसेंटली यहाँ पर कुवैत चर्चाओं में था, क्योंकि कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के साथ में भारत ने अपने बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस किए। तो पहली चीज़ आती है कुवैत के पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में, यानी इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन दोस्तों अरेबियन पेनिनसुला में यहाँ पर ये कुवैत लोकेटेड है। कुवैत के आसपास कई सारी कंट्रीज़ हैं, अब कई सारी भी नहीं बोल सकते, 2 ही देश हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। कुवैत का अगर आप नॉर्थ और वेस्टर्न पोर्शन देखेंगे तो इसमें इराक है जो कि इसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है,
उसके अलावा कुवैत का यहाँ पे साउथ और वेस्टर्न पोर्शन अगर आप देख पाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। तो ये 2 कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। उसके अलावा इसका एक मैरीटाइम बाउंड्री भी है, यानी समुद्र से एक बाउंड्री लगती है। किसके साथ में? ईरान। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ईरान के साथ में एक समुद्र की बाउंड्री लग रही है। समझ गए? अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुवैत जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है, अरब लीग का हिस्सा है। ओआईसी का नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, या ओपेक का नाम सुना होगा, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं स्पेशली। तो इन सब इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का जो कुवैत है एक मेंबर है, तो इस वजह से ये कंट्री रेलिवेंट भी है। और ये हमारे लिए भी ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कुवैत की बिल्डिंग में आग लगी, जिसकी वजह से कई इंडियंस की जान भी गई थी। अब बात आती है कुवैत के जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में। यहाँ का क्लाइमेट देखेंगे तो यहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा है, डेजर्ट क्लाइमेट आपको नज़र आएगा, है ना। उसके अलावा यहाँ की नदियों के बारे में बात करेंगे तो एक नदी है वदी अल बतन, ठीक है, फिर है खौर बुबियान, देन है खौर अल सबिया। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं कुवैत के अंदर में जिसको ध्यान में रखा जा सकता है। क्लियर हो गया? इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है, ये रही इसकी कैपिटल। बाकी ध्यान रखिएगा क्योंकि कुवैत में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह ओपेक का हिस्सा भी है, यहाँ पे हमने पढ़ा। ओपेक में वो देश आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन होता है। तो दुनिया में जितने भी ऑयल रिजर्व्स प्रेजेंट हैं उसका 6% ऑयल रिजर्व दोस्तों कुवैत में प्रेजेंट है। इस वजह से भी कुवैत हमारे लिए रेलिवेंट है। यहाँ पर बगल में कुवैत बे है, इधर पर्शियन गल्फ भी है जिनके साथ में कुवैत बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ वाले कॉन्सेप्ट की। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आपके करंट अफेयर्स की टेंशन कर दी गई है यहाँ पर इस चैनल पे ख़त्म। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।